दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आज यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी का जो नया बैच शुरू हुआ था उसका आज पहली टेस्ट सीरीज है और साप्ताहिक टेस्ट सीरीज हमारे यहाँ होती है। हर बैच में हमारे यहाँ ये रूल है कि अभी जब तक परीक्षा की तिथि निर्धारित नहीं होती है तब तक हर रविवार को जितना पहले पढ़ाया जा चुका होता है, हर सप्ताह का जितना पढ़ाया जाता है उतना रविवार को टेस्ट सीरीज होती है। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, बहुत सारे हमारे मेंबर्स इसमें जो लगातार हमको फॉलो कर रहे हैं, हमारे चैनल पर देख रहे हैं, या जो हमारे पेड मेंबर्स हैं वो सभी लोग जानते हैं कि जब भी नया बैच प्रारंभ होता है तो प्रारंभ की 2 क्लास पब्लिक की जाती है और पहली टेस्ट सीरीज भी पब्लिक की जाती है। तो ये पहली टेस्ट सीरीज है, इसे भी पब्लिक कर रहे हैं। आज लोगों ने किया है और हाईएस्ट इसमें 50 प्रश्न में लोगों का 32 तक गया है, यानी 32 तक गया है। तो आप भी अगर हमारे साथ ऑनलाइन कोर्स में जुड़ना चाहते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी के लिए, तो 20 नवंबर से अभी बैच प्रारंभ हुआ है और मात्र अभी 2 दिन क्लास हुई है। आप जुड़ सकते हैं, या कुछ लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि थोड़ा और आगे ज्वाइन करें, या फिर कहीं किसी के सामने कोई दिक्कतें हैं, किसी के सामने बहुत सारी दिक्कतें लोग बता रहे हैं, तो उसके लिए फिर नया बैच 1 दिसंबर से प्रारंभ होगा। आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये आज 22 नवंबर की टेस्ट सीरीज है और देखिए इसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं आज पहली टेस्ट सीरीज की। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस दिए गए नंबर पर आप फ़ोन करके व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं, या अगर आप लखनऊ के हैं, हमारा संस्थान लखनऊ में है, कपूरथला चौराहे पर, आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे संस्थान में आकर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज और आप अपना भी मूल्यांकन करें कि आपके कितने प्रश्न सही हो सकते थे अगर इस टेस्ट सीरीज को आप देते। और हमारे टेस्ट सीरीज का पैटर्न थोड़ा अलग है। अलग यह है कि हर प्रश्न से 4 प्रश्न आपके तैयार होते हैं। आप टीजीटी पीजीटी के प्रश्न देख लीजिए तो 1 लाइन के प्रश्न पूछे जाते हैं और हमारे 1 प्रश्न से 4 प्रश्न आपके तैयार होंगे। निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? अंगिका जयपुर की बोली है। बाबूराम सक्सेना ने बघेली को अवधी की ही उपबोली माना है। खड़ी बोली को कौरवी नाम राहुल सांकेत्यायन ने दिया। लरिया छत्तीसगढ़ी की उपबोली है। तो इनमें से गलत कौन सा होगा? पहला गलत है, क्योंकि अंगिका जयपुर नहीं बल्कि बिहार की बोली है। तो इस तरीके से आपके 4 प्रश्न तैयार हो गए। एक तो ये तैयार हो गया कि अंगिका बिहार की बोली है। दूसरा आपका तैयार हो गया कि बाबूराम सक्सेना ने बघेली को अवधी की ही उपबोली माना है। तीसरा प्रश्न आपका तैयार हुआ, खड़ी बोली को कौरवी नाम किसने दिया? तो राहुल सांकेत्यायन ने। लरिया किस बोली की उपबोली है? तो छत्तीसगढ़ी की। तो इस तरीके से एक प्रश्न से आपके 4 प्रश्न तैयार हो रहे हैं। इसके अलावा रात में लाइव होती है, 9 बजे क्लास होती है, उसमें भी 25 प्रश्न कराया जाता है। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, ऊपर नंबर है उसमें संपर्क कर सकते हैं पेड बैच के लिए। निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? अवधी को वैश्वाड़ी नाम से भी जाना जाता है। भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। हरप्रसाद शास्त्री ने डिंगल को जंगल देश की भाषा कहा है। हड़ौती मारवाड़ी बोली के अंतर्गत आती है। अब इनमें से असत्य विकल्प होगा आपका डी, क्योंकि हड़ौती मारवाड़ी बोली के अंतर्गत नहीं आती है। हड़ौती जयपुरी बोली के अंतर्गत आती है। अगर कॉपी पेन आपके पास है तो कहीं लिखा भी करें आप, जो भी सही हो रहा है उसे आप लिखते चले साथ में। तो इस तरीके से 50 प्रश्न है, आपके 200 प्रश्न तैयार हो जाएंगे। हड़ौती किसकी बोली के अंतर्गत आती है, किस बोली के अंतर्गत आती है? तो आपका उत्तर होगा जयपुरी के अंतर्गत। इसलिए प्रश्न संख्या 2 का डी गलत है। निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? बांगड़ी उपबोली मारवाड़ी बोली के अंतर्गत आती है। डॉक्टर गिरसन ने राजस्थान की बोलियों को 5 वर्गों में विभक्त किया है। तोरावटी काठंडा चौरासी उपबोली मेवाती के अंतर्गत आती है। पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत कोई साहित्य प्राप्त नहीं है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका सी। तोरावटी काठंडा चौरासी उपबोली मेवाती के तहत नहीं आती है, बल्कि जयपुरी के अंतर्गत आती है। प्रश्न संख्या 4 देखें। निम्न में से
पश्चिमी हिंदी की कौन सी बोली नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, अवधी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अब आपको याद आ गया होगा। चलिए, तो प्रश्न संख्या 4 का उत्तर आपका डी होगा। निम्न में से किसने राजस्थानी और बिहारी को हिंदी से संबंध नहीं माना है? नहीं माना है पूछा गया है, प्रश्न पर ध्यान दीजिए। आपका उत्तर होगा जॉर्ज ग्रियर्सन। प्रश्न संख्या 6 देखिए, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? हरियाणवी को वांगरू नाम से भी जाना जाता है। हरियाणवी को वांगरू नाम डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद ने दिया। हरियाणवी का अन्य नाम दसानी भी है। दिल्ली के आसपास हरियाणवी को जाटू ऑब्लिक चमरवा भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 6, इसमें उत्तर आपका गलत होगा बी, क्योंकि हरियाणवी को वांगरू नाम जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया है, ना कि डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद। तो 6 का असत्य विकल्प बी होगा। 7 देखें, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? प्रश्न संख्या 7, डॉक्टर विश्वनाथ ने खड़ी बोली को टकसाली भाषा कहा है। अब्दुल हक ने खड़ी बोली को गंवारू भी कहा है। गुलेरी ने खड़ी बोली का तात्पर्य पड़ी शब्द से बताया है। कामता प्रसाद गुरु ने खड़ी बोली को सीधी बोली बताया है। तो इनमें से गलत होगा आपका डी, क्योंकि कामता प्रसाद गुरु ने खड़ी बोली को सीधी बोली नहीं बल्कि खड़ी बोली को कर्कश बोली बताया है। खड़ी बोली को कर्कश बोली किसने बताया? तो कामता प्रसाद गुरु ने। खड़ी बोली को गंवारू भी कहा है। ध्यान देना, केवल अब्दुल हक ने ही नहीं, और लोगों ने भी गंवारू कहा है, लेकिन अब्दुल हक ने भी कहा है, ये चीज ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 8, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? बघेली को दक्षिणी अवधी भी कहा जाता है, सही है। अवधी बोली को कोसली भी कहा जाता है, सही है। सदरी, बैंगानी, बिंझावली छत्तीसगढ़ी की उपबोली है, सही है। तिरहारी, जुड़ार, गहोरा अवधी की उपबोली है, गलत है। 8 का उत्तर होगा आपका डी, बघेली का है। प्रश्न संख्या 9 देखें, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? कैथी लिपि का प्रयोग मगही बोली में किया जाता है, सही है। पश्चिमी गोरखपुर की भाषा सरवरिया है, सही है। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है, सही है। विदेशिया मैथिली बोली का प्रमुख गीत नाट्य है, गलत है। विदेशिया भिखारी ठाकुर का गीत नाट्य है, जो मैथिली नहीं बल्कि कौन सा है आप लोग जानते होंगे, मैंने लिखवाया है, भोजपुरी का है। प्रश्न संख्या 10, निम्न में से किसने पंजाबी मिश्रित ब्रजभाषा का प्रयोग नहीं किया है? आपका उत्तर होगा डी, गुरु गोविंद सिंह। प्रश्न संख्या 11, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? अवधी को वैश्वाणी नाम से भी जाना जाता है, सही है। अवधी का पहला स्पष्ट उल्लेख खालिकबारी में मिलता है, सही है। उक्त व्यक्ति प्रकरण में भी अवधी का परिचय मिलता है, सही है। राउलवेल में मगध की नायिका के वर्णन के प्रसंग में अवधी का निर्माणाधीन स्वरूप मिलता है, मगध की नायिका नहीं बल्कि कन्नौज की नायिका होगा। आपका उत्तर होगा डी, गलत है, क्योंकि मगध की नायिका नहीं है, कन्नौज की नायिका है। प्रश्न संख्या 12, तुलसी के बारे में निम्न कथन किसका है कि भाव के साथ ध्वनि की तरंगे उठाने गिराने में वह अद्वितीय हैं? आपका उत्तर हो जाएगा बी, रामविलास शर्मा। प्रश्न संख्या 13 देखें, तुलसी के बारे में निम्न कथन किसका है? शब्दों को ध्वनि योजना द्वारा अर्थ की झंकार देने में तुलसीदास जैसी निपुणता हिंदी के किसी अन्य कवि के पास नहीं है। विकल्प है विश्वनाथ त्रिपाठी, जॉर्ज ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा। तो आपका उत्तर होगा विश्वनाथ त्रिपाठी। सही उत्तर 13 का ए होगा, विश्वनाथ त्रिपाठी। प्रश्न संख्या 14 देखें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे अनुप्रास का बादशाह कहा है? आपका उत्तर होगा बी, तुलसीदास को कहा है। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका उत्तर होगा ए, कासगंज। प्रश्न संख्या 16, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? वर्ण रत्नाकर, ज्योतिरीश्वर ठाकुर, शब्दानुशासन, राजशेखर, हिंदी भाषा पुस्तक, भोलानाथ तिवारी, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, उदय नारायण तिवारी। इनमें से गलत होगा आपका बी, शब्दानुशासन हेमचंद्र की रचना है, राजशेखर की नहीं है। प्राचीन भाषाओं को प्राचीन से नवीन क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले संस्कृत होगा, फिर पाली होगा, अपभ्रंश होगा और फिर हिंदी होगा। तो इस तरीके से आपका उत्तर 17 का डी होगा। 18 देखें, निम्न भाषाओं का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम कौन सा होगा? देखिए, उत्तर भारत में सबसे पहले आपका होगा हिंदी, उसके बाद तेलुगु की बात करें तो आंध्र प्रदेश में होगा, कन्नड़,
कर्नाटक में होगा, मलयालम सबसे लास्ट अंतिम में दक्षिण में केरल में है। प्रश्न संख्या 19 देखें, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? ऋग्वेद में वैदिक संस्कृति भाषा का प्रयोग हुआ है। हिंदी की उत्पत्ति मागधी अपभ्रंश से माना जाता है। अपभ्रंश एक वियोगात्मक भाषा के रूप में जानी जाती है। अपभ्रंश के लिए अवहत देश भाषा आदि नाम का प्रयोग किया गया है। इनमें से आपका बी गलत है। हिंदी की उत्पत्ति मागधी अपभ्रंश से माना जाता है, गलत है। सौरसैनी से माना जाता है, सौरसैनी से माना जाता है, मागधी से नहीं, सौरसैनी से माना जाता है। 20 देखें, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा होगा? लहंदा ब्राह्मण भाषा की उपभाषा है, यही आपका गलत हो गया, क्योंकि लहंदा ब्राह्मण नहीं पैसाची की उपभाषा है। लहंदा लिख लें, पैसाची की उपभाषा है। बाकी आपके सारे विकल्प सही हैं। प्रश्न संख्या 21, गौतम बुद्ध की मातृभाषा कौन सी है? अर्धमागधी। 21 का हो जाएगा सी। 22 में देखें, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? अपभ्रंश में दोहा चौपाई और घनाक्षरी का प्रयोग होता है। अपभ्रंश की चौपाई में 15 मात्राएं होती हैं। अपभ्रंश के अंतिम कवि रहीदू थे। डॉक्टर तगारे ने दक्षिणी अपभ्रंश को निराधार एवं अवैज्ञानिक मानते हुए केवल 2 भेद माने हैं। तो यहाँ पर आपका डी होगा। 22 का उत्तर डी होगा, क्योंकि डॉक्टर तगारे नहीं बल्कि नामवर सिंह ने दक्षिणी अपभ्रंश को निराधार एवं अवैज्ञानिक मानते हुए केवल 2 भेद माने हैं। प्रश्न संख्या 23, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? उपनागर राजस्थान की उपबोली और नागर गुजरात की बोली थी, सही है। सिंगली के आदि रूप को एलू कहा जाता है, सही है। मार्कंड के प्राकृत सर्वस्व में ब्राह्मण को सिंधु देशोद्भव कहा गया है, सही है। अपभ्रंश में कृष्ण कथा का सूत्रपात पुष्पदंत ने किया, गलत है। पुष्पदंत ने नहीं किया है, स्वयंभू ने किया है, ध्यान रखिएगा। पुष्पदंत ने नहीं, स्वयंभू ने किया है। 24 देखें, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? पश्चिमी अवहट्ट का प्रयोग प्राकृत पेंगलम में मिलता है, सही है। उक्त व्यक्ति प्रकरण मध्य देशीय अवहट्ट में लिखा गया है, सही है। अवहट्ट के 4 भेद पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी और प्राच्य हैं, गलत है। 24 का उत्तर सी गलत होगा, क्योंकि अवहट्ट के 4 भेद नहीं हैं। अवहट्ट के 3 भेद हैं, पूर्वी, मध्यवर्ती और पश्चिमी। पूर्वी, मध्यवर्ती और पश्चिमी। तो आपका 24 का सी होगा। 25 देखें, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? डॉक्टर हरप्रसाद शास्त्री ने सरहपा को बंगला का प्रथम कवि माना है, गलत है। डॉक्टर बी भट्टाचार्य ने माना है, 25 का ए गलत है। हरप्रसाद शास्त्री नहीं बल्कि डॉक्टर बी भट्टाचार्य ने सरहपा को बंगला का प्रथम कवि कहा है। तो 25 का उत्तर ए होगा। 26 देखें, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? दोहा मूलतः अपभ्रंश का मौलिक एवं सर्वाधिक प्रिय छंद है, सही है। राम सिंह का पाहुन दोहा अपभ्रंश साहित्य का ग्रंथ है, सही है। भरत मुनि ने प्राकृत को मीठी और संस्कृत को कठोर भाषा कहा है, गलत है। किसने कहा है? भरत मुनि ने नहीं बल्कि राजशेखर ने कहा है। जितने प्रश्न आप देख रहे हैं, जो मैंने 2 लेक्चर कराया आप लोगों को 20 तारीख को और 21 तारीख को, 2 लेक्चर जो मिले हैं, उन्हीं दोनों लेक्चर से ये प्रश्न हैं। अलग से कोई प्रश्न इसमें नहीं दिख रहा है आपको। यहां तक कि मैंने लाइव क्लास में, दोनों दिन लाइव क्लास में भी ये सारे प्रश्न कराए हैं, उसके बावजूद भी कई लोगों ने गलत किया है। 50 में 31 तक लोग जा पाए हैं। तो यही सीखने का मौका है, प्रारंभिक दौर है। अभी गलती ना करें, अभी से आप लोग सीखते चलें। प्रश्न संख्या 27, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? हरप्रसाद शास्त्री ने सिद्धों की अपभ्रंश रचनाओं का संपादन किया, सही है। राजशेखर कृत कर्पूर मंजरी का पद्यभाग अर्धमागधी प्राकृत में है, गलत है, क्योंकि अर्धमागधी प्राकृत में नहीं है। मैंने यह भी आपको लिखवाया है कि राजशेखर की कर्पूर मंजरी का पद्यभाग सौरसैनी प्राकृत में है, लिखवाया है, आपको याद होगा। प्रश्न संख्या 28, वरुचि ने प्राकृत भेद के अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो इसमें से अर्धमागधी नहीं आता, ये भी मैं आपको करा चुका हूं। मार्कंड कृत प्राकृत सर्वस्व में
अपभ्रंश के 3 भेद में कौन नहीं है? यानी मार्कंड ने प्राकृत सर्वस्व में अपभ्रंश के 3 भेद माना है, जिनमें वैदर्भी शामिल नहीं है। नागर, उपनागर और ब्राचड़ है। प्रश्न संख्या 30, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में 7 प्राकृतों का उल्लेख है, सही है। साहित्य दर्पण में 12 प्राकृतों का उल्लेख है, सही है। प्राकृत लंकेश्वर में 16 प्राकृतों का उल्लेख है, सही है। प्राकृत चंद्रिका में 20 प्राकृतों का उल्लेख है, गलत है। 20 नहीं बल्कि 27। प्राकृत चंद्रिका में 27 प्राकृतों का उल्लेख है। प्रश्न संख्या 31, हेमचंद्र ने पैशाची प्राकृत के 3 भेद बताया है। 31 का पहला विकल्प गलत हो गया आपका। क्यों? क्योंकि हेमचंद्र ने पैशाची प्राकृत के 3 नहीं 2 भेद माना है। दोनों कौन कौन से हैं? तो एक तो उन्होंने कहा, मैंने इसको समझाया भी था आप लोगों को और कहा था इसे लिख लीजिएगा आप लोग, आरसी और चूलिका। तो ये 2 आरसी और शूलिका, तो आरसी और शूलिका इन्होंने 2 माना है। आरसी को अर्धमागधी भी कहा जाता है, मैंने बताया था। वीडियो अगर आप लोग देख रहे होंगे जो पेड मेंबर्स हैं या जिन लोगों ने पब्लिक किया गया था वीडियो, अगर उस लेक्चर को देखा होगा तो उनको पता होगा मैंने ये चीज़ 2-3 बार कहा है कि इसको लिख लीजिए। आरसी को अर्धमागधी भी कहा जाता है या अर्धमागधी को आरसी भी कहा जाता है। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको याद आ गया होगा। प्रश्न संख्या 32 देखें। 32, पौंचर्यु में अपभ्रंश के लिए अवहत्त शब्द का प्रयोग हुआ है, सही है। डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपभ्रंश को देश भाषा कहा है, सही है। डॉक्टर कीथ ने अपभ्रंश का संबंध गुर्जरों और अभीरों से माना है, सही है। अपभ्रंश में देवनागरी के समान स्वरों की संख्या समान है, बिल्कुल सही है। लेकिन कई जगह ऐसे प्रश्न आते हैं, अपभ्रंश में देवनागरी और के समान स्वरों की संख्या समान है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अपभ्रंश में स्वरों की संख्या 8 है। कई जगह कुछ पुस्तकों में आपको 10 भी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जो मान्य मत है, जो कि परीक्षा में पूछा भी गया है, वो 8 ही माना गया है। प्रश्न संख्या 33 देखें। भाषा उस स्पष्ट, सीमित तथा सुसंगठित ध्वनि को कहते हैं जो अभिव्यंजना के लिए प्रयुक्त की जाती है। किसका कथन है? आपका उत्तर होगा सी, क्रोचे का कथन है। अर्थवान कंठोदगीर्ण ध्वनि समष्टि ही भाषा है, यह मत किसका है? तो आपका उत्तर होगा सुकुमार सेन का है। प्रश्न संख्या 35, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? डॉक्टर ग्रियर्सन ने भारत ईरानी की 3 वर्गों ईरानी, दरद और भारतीय आर्य भाषा का उल्लेख किया, सही है। फिरदौसी का शाहनामा ईरान का राष्ट्रीय महाकाव्य है, सही है। दरद शब्द का अर्थ दरियों से घिरा क्षेत्र है, गलत है। क्यों? क्योंकि दरद का अर्थ होता है पर्वत, जो कि प्राचीनतम नाम इसका पैशाची है। दरद का प्राचीनतम नाम अगर देखें तो पैशाची है, जबकि दरद का अर्थ होता है पर्वत। तो 35 का उत्तर आपका होगा सी। प्रश्न संख्या 36 देखें। निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? हेमचंद्र को पाली का पाणिनि भी कहा जाता है, बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है, पाली का नहीं। कुछ लोग जल्दबाजी में प्रश्न गलत कर दिए हैं। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है, ना कि पाली का। तो प्रश्न संख्या 36 का असत्य विकल्प होगा ए। 37, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? वरुचि ने मागधी प्राकृत को ही प्राकृत भाषा का मूल माना है, गलत है। प्रश्न संख्या 37 का असत्य विकल्प ए होगा, बाकी आपके तीनों विकल्प सही हैं। प्रश्न संख्या 38 देखें। निम्न में से नागरी लिपि की प्रथम पुस्तक कौन सी है? आपका उत्तर हो जाएगा इलेस्ट्रेटा। प्रश्न संख्या 39 देखें। निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है, सही है। 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा थे, गलत है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा नहीं थे, आचार्य नरेंद्र देव थे। आप एक बार फिर से अपने नोट्स को पलट लीजिए और देख लीजिए, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा नहीं थे, आचार्य नरेंद्र देव थे।
तो प्रश्न संख्या 39 का हो जाएगा आपका बी। 40 में देखें, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है। ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न को लिखते समय मैं लिख रहा था कि इनमें से गलत कौन सा है, असत्य विकल्प कौन सा है, तो मैंने बी को असत्य कर दिया था, लेकिन फिर ध्यान नहीं आया और मैंने सी को भी असत्य कर दिया। देवनागरी लिपि का विकास खरोष्ठी से हुआ है, गलत है। अरबी फारसी लिपि से हुआ है। उर्दू भाषा की लिपि रोमन लिपि से हुई है, नहीं अंग्रेजी से हुई है। तो इस तरीके से दोनों विकल्प गलत हैं, तो चाहे आप बी लगाएं और चाहे सी लगा दें। प्रश्न संख्या 41 देखें, देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य में माना जाता है। आपका उत्तर होगा डी, गुजरात राज्य में। प्रश्न संख्या 42, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा होगा। देवनागरी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है, गलत है। देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, बाएं से दाएं लिखी जाती है, तो आपका 42 का उत्तर ए होगा। 43 देखें, देवनागरी को संस्कृत लिपि किसने कहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है देवनागरी को संस्कृत लिपि। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 44, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है। तो यहाँ पर आपका 44 में डी हो जाएगा, क्योंकि सभी स्वरों को 12 खड़ी कहा जाता है, गलत है। प्रश्न संख्या 45 देखें, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा होगा। ये भी आपका 45 का भी डी होगा। सभी व्यंजनों को संयुक्त रूप से 12 खड़ी कहा जाता है, गलत है। बाकी आप देखें सारे विकल्प सही हैं। पूछा जाता है पंचमाक्षर किसे कहा जाता है, मुक्ताक्षर किसे कहा जाता है, बद्धाक्षर किसे कहा जाता है। तो इसीलिए मैंने प्रश्न में ये सारी चीज़ें शामिल कर ली हैं, ताकि आप लोग इनसे प्रश्न अपना सही कर सकें। प्रश्न संख्या 46, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है। 46 में देखें तो 46 का आपका गलत हो जाएगा सी। देवनागर पत्र के संपादक डॉक्टर श्याम सुंदर दास थे, गलत हो जाएगा, क्योंकि शारदा चरण मित्र थे। प्रश्न संख्या 47, लिपि के विकास का सही क्रम कौन सा होगा। तो सबसे पहले होगा आपका चित्रलिपि, फिर सूत्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि, फिर अक्षरात्मक लिपि। प्रश्न संख्या 48 देखें, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा होगा। तो 48 का उत्तर हो जाएगा आपका बी। कुटिल लिपि का विकास मौर्य लिपि से हुआ है, यह असत्य होगा आपका, क्योंकि कुटिल लिपि का विकास मौर्य लिपि से नहीं हुआ है, गुप्त लिपि से हुआ है। मौर्य लिपि से नहीं, गुप्त लिपि से हुआ है। प्रश्न संख्या 49, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा होगा। तो यहाँ पर डी असत्य होगा। मुगल बादशाह हिंदी के विरोधी थे, विरोधी नहीं थे। अब देखिए तमाम मुगल बादशाह ऐसे हुए हैं, हाँ उनकी राजकीय भाषा फारसी जरूर थी, लेकिन वो हिंदी के विरोधी नहीं थे। तो प्रश्न संख्या 49 का डी होगा। 50 देखें, शारदा लिपि का सर्वप्रथम लेख वर्तमान में किस राज्य में है। प्रश्न संख्या 50, तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, हिमाचल प्रदेश। तो इस तरीके से साप्ताहिक टेस्ट सीरीज में आज ये पहली टेस्ट सीरीज थी जो कि पब्लिक की गई। आप अगर नए हैं, टेस्ट सीरीज आप देख रहे थे, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो बीच में पब्लिक किया जाए तो आप तक नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। या आप हमारे साथ पेड मेंबर्स बनना चाहते हैं, पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो पेड बैच ज्वाइन करने के लिए यहाँ जो नंबर लिखा है, इस नंबर पर आप फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं कि क्या फ़ीस है और क्या मैटर दिया जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान से सुन लीजिए, एडमिशन हमारे यहाँ लेने से पहले एक नहीं 100 बार सोचिएगा। इसलिए अगर आप पढ़ने के इच्छुक हैं, आपके अंदर साहस है, आपके अंदर वो जज्बा है कि कुछ कर सकें, आप मेहनत करने वाले हैं, तो ही एडमिशन लीजिए, क्योंकि हमको ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो रिजल्ट दे सकें। अगर आप रिजल्ट देने में सक्षम नहीं हैं, तो फिर मेरे यहाँ एडमिशन कदापि आप न लें। आप कहीं और जहाँ हो रहा हो 100, 200, 500, 1000 में, वहाँ जाकर आप एडमिशन ले लीजिए और अपना मौज करिए। हमारे यहाँ सिर्फ मेहनती लोग एडमिशन लें, जो मेहनत करने वाले हैं। यहाँ तक कि अलग से एक पुस्तक नहीं पढ़नी है, अलग से कोई भी आपको नोट्स नहीं पढ़ने हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारे नोट्स पढ़ने हैं। PDF जो दिया जाएगा आपको, वीडियो लेक्चर देखने हैं, टेस्ट सीरीज देनी है, और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपका JRF हो जाएगा। JRF तक का मैटर हमारे यहाँ हो जाएगा।
यदि आप टीजीटी पीजीटी का आपका है तो परीक्षा आराम से आप क्वालिफाई कर लेंगे। तो अगर आपके अंदर ये साहस, आपके अंदर ये जज्बा है, आपके अंदर जुनून है, तो आप एडमिशन लीजिए। नहीं तो टाइम पास करने के लिए हमारे यहाँ एडमिशन आप कदापि ना लें। ये मेरा सुझाव है, इसको बुरा मत मानिएगा आप लोग, ये मेरा सुझाव है। बाकी हम लोग फिर मिलेंगे किसी पब्लिक वीडियो में।